ओके, सो वेलकम बैक। इससे पहले के जो हम लोग हमारे कुछ वीडियोस हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बात की है कंप्यूटर साइंस की ग्रोथ, आज की जो जो उसका बूम है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं उनके साथ सामने क्या स्कोप हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खास तौर पे जो बच्चे हैं उनके क्या स्कोप हैं। और आज हम पहुंच रहे हैं अपनी एक और ब्रांच जिसका कि नाम है सिविल इंजीनियरिंग। आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी, सर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताइए। और वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैं वैसे ही बात करना चाह रहा था। देखो, ऐसा है कि एक इसे कहते नहीं है कि समय होता है। समय में भाई आज जो राजा है कल को वो राजा नहीं रहता, कुछ और हो जाता है। तो वैसा ही कुछ माहौल है आजकल कंप्यूटर साइंस का। उसका कारण क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तेज़ी से कोरोना के बाद या कोरोना के दौरान उसके बाद से एकदम से ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल कंटेंट डिलीवरी, इन सब का बहुत कुछ हुआ है। तमाम तरह के लोग एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डाटा प्रोवाइडर हैं, बहुत कुछ है। तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमें कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की चाहिए जो उस चीज़ को हैंडल कर सके। और वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इस समय का दौर है। लेकिन इसके अलावा भी जो बेसिक चीज़ें थी वो वैसे की वैसी हैं और वो भी ग्रो ही हो रही हैं। तो एक कोर इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है जिसमें कि आपके सिविल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, मैकेनिकल आता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स ये हैं, ये सब जो कोर ब्रांच हैं, ये सब क्या है, ये हमेशा से प्रासंगिक रहेंगे। हम तुलना करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसके उसके उसमें तो आप बीटेक कर लिया और उस व्यक्ति को 5 लाख महीने की नौकरी मिल गई, मेरे पास तो अभी 90,000, 1,80,000, 90,000 की से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वो होगा, हमेशा रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि दोनों का रिजीम अंतर है, रिजीम का अंतर है भाई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया भर के सभी लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट ही बन जाएं, कंप्यूटर इंजीनियर ही बन जाएं। बाकी सारी ब्रांचें बंद कर दी, बंद नहीं करनी है। लोग हैं। देखो, होता क्या है ना कि हम जब ब्रांच का चुनाव करते हैं तो हम अपनी रुचि के बारे में नहीं अपना प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं भाई क्या रुचि है। हमें ये लगा कि जिसमें ज़्यादा पैसा है उसको हम ले लेंगे ताकि हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नौकरी करके अमीर नहीं बनते लोग। हाँ ठीक है, उच्च मध्य वर्ग में ही रहते हैं। आप अब सुंदर पिचाई जैसे हो जाओ या अलग हो जाओ, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती, देखा ही है आप लोगों ने। भले ही ट्विटर के बड़े पोस्ट पे हो, लेकिन मालिक एक झटके में आपको नौकरी से निकाल के बाहर फेंक देता है, और जो एलन मस्क ने किया भी ट्विटर में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है। एक चीज़ और मैं बहुत अनफॉर्चुनेट देख रहा था, मैं जब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में था तो मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया और थोड़ा सा देखा। तो कोरा आप लोग जानते होंगे, कोरा की वेबसाइट जहाँ क्वेश्चन आंसर होता है। बहुत सारे लोग क्या लिख रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग इज डेड। So how dare you to say that this is dead? Who says that civil engineering is dead? No. हाँ, आप कह सकते हो जो ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियरिंग थी आज से 10 साल पहले, आज से 12 साल पहले की, वो बदल चुकी है। देखो, कंप्यूटर ने सबको बदला है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ने सबको बदला है। आज हर चीज़ ऑटोमेशन पे है। तो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ें भी ऑटोमेशन पे हैं, उनमें भी ऑटोमेशन लाना। तो अगर आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग करनी ही करनी है। वो तो एक आने वाले समय की एक बेसिक नीड होने वाली है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा जाता है कि हम 6th क्लास से प्रोग्रामिंग सिखाने वाले, जिसका मतलब आप इंटेंशन समझ सकते हो क्या है इंटेंशन है इसका। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग तो आपको सीखनी है। आप सिविल इंजीनियर हो तो आप ये मत कहो करे मैं प्रोग्रामिंग सब तो कंप्यूटर वाले सीखते हैं, नहीं, वो सबको सीखनी है। अब आप सोचो, अगर हम डाटा साइंस का इस्तेमाल, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल, इन एआई का इस्तेमाल कहीं करेंगे ना, एक कंप्यूटर इंजीनियर एआई का इस्तेमाल कहीं तो करेगा, किसी फील्ड में अप्लाई करेगा। अब वो फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, वो फील्ड मार्केट डेवलपमेंट के लिए है, वो फील्ड एजुकेशनल समथिंग डेवलपमेंट के लिए है, तो कहीं ना करेगा ही। तो आप तो एक फील्ड में हो ही। तो आप अगर वो प्रोग्रामिंग सीखते हो तो आपके लिए डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिविल इंजीनियरिंग में है, दिस इज रिलेटेड टू द मैन काइंड। सिविल वर्ड यही सजेस्ट कर रहा है, सिविल मतलब ह्यूमंस के है, मैन काइंड सिविलाइज लोग, जो सिविलाइजेशन हुआ है उसी सिविल से वर्ड आया है सिविल इंजीनियरिंग। तो
आप जानते हो कि जो प्रोग्रामिंग ने सिविल इंजीनियरिंग को चेंज किया है, जो नई मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है। प्रोग्रामिंग का उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, प्रोग्राम का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कंप्यूटेशनल एडवांसमेंट भी उसने अपने आप को सिविल इंजीनियरिंग ने उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई किया है। ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियरिंग की तरह से हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब या जॉब्स आर स्टिल अ फेवरेट रीजन है जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग करते हैं। जैसे आप एसएससी जेई है, आईआरबी जेई है, आईईएस है, सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस वगैरह जो ये होते हैं, इनके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और गवर्नमेंट में इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारी वैकेंसीज हैं वहाँ पर। बियॉन्ड अगर हम गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी सोचें तो और भी बहुत सारी फील्ड है जो ग्रो कर रही हैं और जिनमें ग्रोथ की वजह से उसमें बहुत सारे लोगों को वहाँ पर ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। अगेन ये उस तरह का ग्रोथ नहीं जिस तरह कंप्यूटर साइंस में हम देख रहे हैं, एक सस्टेन ग्रोथ है। अगर ये ग्रोथ होगा तो ये बना रहेगा लंबे समय तक, भले ही मांग ऊपर नीचे हो जाए, कैसी हो जाए हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम है कंप्यूटर साइंस का भविष्य कैसा है, हमें नहीं मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ऑटोमेशन में आ जाएगा तो हमें कितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स की आवश्यकता पड़ेगी ह्यूमंस में भी। हम आज की डेट में हम फोटोशॉप लोग कम नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज बैकग्राउंड वैसे एलिमिनेट कर दे रहा है, पिक्चर को ऐसे ही रिफाइन कर दे रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या अनसर्टेनिटी वी डोंट नो, बट in the field of mechanical engineering, in the field of civil engineering, we always need dedicated humans. ह्यूमन स्किल हमेशा वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से। तो जैसे कि एक मैं यहाँ पे एक रिसेंट जो है हाल के जो उनको मैं लिख रहा हूँ, लाइक यू कैन सी दैट द ग्रीन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डिज़ाइन, दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फील्ड जो कि तेज़ी से ग्रो हो रही है। जैसे कि हमने आप लोगों को सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि जो सैनिटेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो सिविल इंजीनियर्स यहाँ पर भी अपना रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर भी वो आ रहे हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान के या उसके अलावा एडवांस प्लान अर्बन एरियाज़, आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के बारे में सुना होगा, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, प्लान सिटी डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा। तो उन सब जगहों पर लोग जो हैं जो इस एक्सपर्टीज़ के हैं, सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज़ के, वो अपना आ रहे हैं। जैसे कि हम आज की डेट में हमने सोलर मिशन इंटीग्रेट कर दिया है। हम ऐसी प्लानिंग करने चाहते हैं जहां पर सोलर सिस्टम के साथ वो सोलर इनेबल्ड बिल्डिंग हम बना रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग की बात चल रही है, जो सौर ऊर्जा को मतलब जिसमें खिड़कियों का ऐसा कुछ हो कि लंबे समय तक उसमें एनर्जी रहे, धूप आए और हवा का वेंटिलेशन ऐसा हो कि एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता ना पड़े, रोशनी का ऐसा पेनिट्रेशन हो बिल्डिंग के अंदर कि हमें आर्टिफिशियल लाइट ना जलानी पड़े दिन के दौरान, और इस तरह की चीज़ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बात चल रही है। तो सोलर मिशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने जैसे एक योजना है, जैसे कहते हैं गृह योजना है, जिसमें कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये एक सिस्टम है जहाँ कि हम सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस की डेवलप करना चाहते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एफिशिएंसी हो, जो एग्जिस्टेंस के मामले में भी एक लंबा टाइम स्पेंड करे, और उसमें कुछ ऐसा हो कि जो एनर्जी को एफिशिएंट करे और एनर्जी को सबसे ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज़ करें। जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे अर्थ का, हमारी ज़मीन जहाँ रहते हैं वहाँ का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखें। तो वाटर हार्वेस्टिंग है, बरसात के पानी को हम एक प्रॉपर तरीके से उसको अर्थ के अंदर रिजर्वायर की तरह से भेजें और जिससे कि वाटर लेवल को मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से हो। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स को हम यूज करें। हम जो भी ये डेवलपमेंट कर रहे होंगे, अर्बन डेवलपमेंट, जो भी शहरों को बना रहे होंगे या जो भी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। तो इन सब जगहों पर हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और पोर्शन है जैसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन आप समझ रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन अब धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फजाइल फ्यूल है। आप ये समझिए, फजाइल फ्यूल
ने एक तरह से एक तरह के चैलेंज था कि पेट्रोल जो होते हैं उनसे इतना धुआं निकलता है कि उससे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, इसलिए गाड़ियों को हम थोड़ा सा उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और वो था, तो एक तरह से डिस्करेज हो रहा था। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगर कॉमन प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो तो इस तरह से धुआं नहीं निकाल रहे, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट कर लेंगे तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारा लोड है रोड्स पर, वो और बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय और प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने के लिए, सो दैट कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और भी उनसे एसोसिएटेड जो इंडस्ट्री है उनको बूस्ट मिले। और चूँकि अब फजाइल फ्यूल यूज नहीं हो रहा है तो पोल्यूशन भी नहीं उस तरह से हो रहा है, तो उस समय हमें कुछ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशंस डेवलप करने पड़ेंगे। हमें रोडों का एक ऐसा जाल डेवलप करना पड़ेगा, हमें फ्लाईओवर्स का ऐसा जाल डेवलप करना पड़ेगा, हमें ब्रिजेस का ऐसा जाल डेवलप करना पड़ेगा जो कि इस हैवी ट्रांसपोर्टेशन को बियर कर सके। तो वो आने वाले समय, वो भविष्य है, वो आने वाला जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लोग यूज टू होंगे, उसको परचेज करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर में आएगा, उतना ज़्यादा सड़कों पे लोड आएगा, उतना ज़्यादा हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी सरकार एक समय ऐसा आएगा कि भाई वो कितनी सड़कों कितना ज़्यादा यूज़ कर, ट्रैफिक से कितना ज़्यादा इक्विपमेंट कर रही है, तो वो जो अपने व्हीकल्स हैं उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चाहे बसेज हों चाहे ट्रेन है जो भी है, उनके साथ वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल या सोलर के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये सारे चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में हमारे सामने आएंगे, और आप ही लोग जो सिविल में काम कर रहे हो वही इसको एक तरह से फोर फ्रंट पे आकर के उसको टैकल कर रहे होंगे। सो इस सस्टेनेबल डिज़ाइन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक ऐसा स्कोप है जो कि लंबे समय तक हमारे सामने हमारे भविष्य को अच्छा बनाने वाला है। मतलब हमने सस्टेनेबल डिज़ाइन किया, हमने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छी दुनिया दे रहे होंगे, एक अच्छा संसार दे रहे होंगे जो हेल्दी होगा, जिसमें पोल्यूशन कम होगा, जिसमें सस्टेनेबिलिटी होगी, जो एनर्जी एफिशिएंट होगा। ओके, तो सिविल इंजीनियर हो गए हैं, आर्किटेक्ट हो गए, अर्बन प्लानर हो गए, पॉलिसी मेकर हो गए, ये सबको मिल करके काम करना होगा। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो जानकारी रख रहे हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग के हो, जो खास तौर पे हम कह रहे हैं, उनको भी इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाएंगे। जैसे एक और है स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमने कहा कि हम अब से प्लानिंग करेंगे और अपने शहर जो है वो प्लान बनाएंगे, सोलर मिशन के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन उनका क्या, जो शहर बन चुके हैं उनका क्या, जहाँ पहले से ही एक सेटलमेंट है, तो क्या हम उनको नेस्तो नाबूद करके फिर से वहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। भारत इतना पुराना देश है, इतने समय से यहाँ पर आबादी रह रही है, इतने ज़्यादा रूटेड है वो अपनी सोसाइटी पूरी तरह से, तो हम एकदम से कुछ, हाँ जहाँ नहीं डेवलप हुआ, जो नई ज़मीनें हैं, जो जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ क्या करेंगे? तो हमें उनको भी एफिशिएंट बनाना है, तो हमें अपने जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ भी हमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के साथ उसको रखना है। हमारे सामने क्लाइमेट एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देनी है। अब हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी कैसा देखना है, आप देख रहे हो आजकल न्यूज़ में होगा किस तरह से कुल्लू मनाली वगैरह हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, इवन दिल्ली हो गया, किस तरह से वहाँ पर बाढ़ का प्रकोप है। लोग सोच भी नहीं सकते थे, दिल्ली के जो वीआईपी इलाके थे जहाँ लोग मतलब धूल भी पैर में लग जाए तो उसको बुरा मानते थे, गाड़ियों से आना, गाड़ियों से निकलना, गाड़ियों से चलना, आज जहाँ उनके घरों में पानी घुस चुका है। तो मतलब कई तरह के चैलेंज हैं ये जो आ गए हैं। तो अब हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी डिज़ाइन, ब्रिज, सी लेवल के साथ हम किस तरह से ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड कैसे बना रहे हैं, कोस्टल एरिया में कैसे रोड बना रहे हैं, अर्बन एरिया में कैसे रोड बना रहे हैं, तमाम तरह की जो हमारे विविधताएं हैं पूरे भारत में, उन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए रोड हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो क्लाइमेट प्रोजेक्शन हमें कैसे करना होगा, हमें मॉडलिंग करनी होगी। तो एज अ सिविल इंजीनियर आप जब एक सस्टेनेबल इंटीग्रिटी या एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ
इनबिल्ड कर कुछ कुछ जोड़ने जा रहे होगे, तो उससे पहले आप वहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशन, वहाँ की और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सारे पैरामीटर को ध्यान रख के आप मॉडलिंग करेंगे। अगेन यू हैव टू डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सम मॉडलिंग आपको करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन, आप एक ऐसी स्थिति में आओगे कि आप एक डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। जैसे रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग है, आप फ्लड्स हैं, बाढ़ आ रही, जैसे मैंने बताया दिल्ली है या जो वो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जिस तरह से हो रहा है। साइक्लोन्स, अभी आपने देखा साइक्लोन किस तरह से भारत में जो आया, विपर्य जो आया, उसने किस तरह से अफेक्ट किया पूरे उस एरिया को जहाँ से वो गुजरा, राजस्थान, गुजरात, और उसके बाद लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को वो किस तरह से कर रहा है। अर्थक्वेक, आपको मालूम है कि भारत जो है वो एक सिज्मिक एक्टिव रीजन में आता है जहाँ भूकंपों की संभावनाएं रहती है, चूँकि वो एक ऐसे टेक्टोनिक प्लेट के साथ है जो हिमालय वाली प्लेट है एशिया के साथ में, और वहाँ पर एक सिज्मिक एक्टिविटी है, एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। तो हमारी जो भी डेवलपमेंट है, हमारा जो भी अर्बनाइजेशन है, वो उसके अंतर्गत ही होना, उसको कॉन्शियसली दिमाग में रख के ही करना है। तो टाइड्स हैं, कोस्टल एरिया है जहाँ टाइड्स का होता है, लहरें ऊपर नीचे चढ़ती हैं, तो इन सब जगहों पर, तो इसके लिए हमें एडवांस मॉडलिंग की चाहिए, जहाँ पर रिस्क है, रेसिलेंस वगैरह को हमको बढ़ाना है, हमें उसकी क्षमता को बढ़ाना है कि वो इन सब चीज़ों को सह सके, इसको रख सके। तो इसमें भी आप सिविल इंजीनियर्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और इसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात है, हमें एम्बैंकमेंट करना है, हमें पानी के साथ उसको मतलब आप भाई फ्लड है तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, हम पहले उसकी हमें एक रिस्क असेसमेंट करना होगा ना, कि इन जगहों पे है तो जहाँ हम डैम या हम जो किनारे जो बना रहे हैं पानी को रोकने के लिए, वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, चाहे वो फ्लड कंट्रोल चैनल बनाने हो, चाहे रिजर्वायर्स बनाने हो, या हमें वाटर सप्लाई को इंश्योर करना हो। तो ये सब चीज़ें ही आप ही लोग के मॉडलिंग से होगा। तो आपको एक वाटर रिलेटेड डिजास्टर मैनेजर की तरह से काम करना होगा। स्टॉर्म वाटर को हम कैसे यूटिलाइज करें या कैसे उसको हम ऑप्टिमाइज करें, उनको हमें काम करना होगा। एक चीज़ और, इसे एक और नाम है, जैसे कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। तो GIS का डाटा हमारे पास है, जो कि डिफरेंट सैटेलाइट, इंडिया लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ एक यूनिफिकेशन हो रहा है। तो अब हमारे पास डाटा कमी नहीं है, डाटा बहुत है, हर तरह का डाटा है, अंतरिक्ष से आने वाले कैमरा के थ्रू डाटा है, इवन जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए गाड़ियाँ घूमा करती हैं शहरों में, जो कि 3D इमेज के लिए गूगल वगैरह की, डाटा हर तरफ से आ रहा है। बट प्रॉब्लम इज़ हाउ टू यूटिलाइज इट। भाई डाटा आना एक अलग बात है, और डाटा से कुछ यूटिलाइज, कुछ फ्रूटफुल निकालना एक अलग बात है। तो आपके पास जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका यूज करके आप कैसे वल्नरेबल एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप अर्ली मॉनिटरिंग कर सकते हैं डिजास्टर्स के लिए, आप कैसे एक प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि इस तूफ़ान से आने वाले क्लाइमेटिक सिचुएशन में हम इस जगह की बारिश देखेंगे, इसलिए इस बारिश से जो पानी का लेवल बढ़ेगा, उसको बढ़ने से पहले हमें फ्लड चैनल खोल देने पड़ेंगे, ताकि वहाँ से फ्लड आने की सिचुएशन न बने, वो तुरंत ही उन चैनलों के थ्रू इधर उधर डिस्पर्स हो जाए। ऐसे सिचुएशंस आपको करनी पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक मॉडलिंग बनाना पड़ेगा, एक परसेंटेज रिस्क बनाना पड़ेगा, भाई इतने परसेंटेज चांस है, सो वी आर ऑन द स्टैंड बाय। हम कभी भी फ्लड चैनल को खोल करके रिजर्वायर्स के थ्रू हम उस फ्लड को, पानी को डैम से डिस्पर्स करने वाले हैं। तो ये आपको, ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पर चलेंगी। एक बहुत बड़ा सा नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे कि है, जैसे कहते हैं नेशनल बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। दिस इज द BIM रोड मैप। इंडिया ने, भारतीय सरकार ने BIM रोड मैप लॉन्च किया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ये BIM के ऊपर काम कर रहा है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि आने वाले समय में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड को पूरी तरह से चेंज करेगा, डेफिनेटली करेगा। भारत जैसे देश में जहाँ की इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है और हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देशों में हैं, इवन शायद नंबर 1 पे हैं, तो ऐसी जगहों पर हमारे लिए इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसको इस तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हम झुग्गी झोपड़ियों वाले देश नहीं हैं, अब हम एक प्लांट शहरों वाले देश हैं, एक ऐसे देश हैं के रूप में डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने की हमारे अंदर क्षमता है। हम ईश्वर के सहारे ऐसे नहीं, ईश्वर ने हमें शक्ति इतनी दे रखी है कि हम
उनकी उस प्रेरणा से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये तेज़ी से बूम करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस हैं, इनको पूरा करने के लिए आएगा। डेफिनेटली इसमें पॉलिसी मेकर्स का रोल है और पॉलिसी मेकर्स ऐसा सोच भी रहे हैं। तो BIM के थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और भी करेंगे, और इस बात की गुंजाइश है कि शायद आने वाले कुछ सालों में नए नए एंटरप्रेन्योर सिविल सेक्टर में भी आएँ, जो कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में BIM को इंटीग्रेट कर करके हमारे सामने नए हाउसिंग सॉल्यूशंस रखेंगे। तो ये ठीक है, उतनी तेज़ी से नहीं जितनी तेज़ी से ऐप डेवलप होना शुरू हुए, लेकिन डेफिनेटली ये सब आने वाले भविष्य में हम ऐसे सिस्टम्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी किस्मत आजमाएंगे और ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सबने सुनी है, ऐसे ही जैसे BIM है, तो BIM के बॉडी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के थ्रू आप इन्हेंस कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, आप कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात कह सकते हो, आप उसके आउटकम, मतलब हम जो प्रोडक्शन लगा रहे हैं उसके आउटकम का ऑप्टिमाइज करने की बात कर सकते हैं। हम उसकी सस्टेनेबिलिटी और लाइफ के बारे में मॉडलिंग कर सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा। तो अगर सिविल इंजीनियर्स को BIM टूल के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स को कई गुना बढ़ा देने वाला है। ये भविष्य हमारे आने वाले समय में। एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आप जब अब धीरे धीरे जब पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा होता है। जियो टेक्निकल में क्या होता है कि मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं अर्थ के इंटीरियर के साथ, अर्थ के इंटीरियर से क्रस्ट स्ट्रक्चर, कुछ उस तरह का जियोलॉजी जिसको कहते हैं, उसके साथ हमारा काम कर रहे होंगे। तो एक सिविल इंजीनियर इन्वॉल्व है, जैसे आप सॉइल टेस्टिंग है, सॉइल टेस्टिंग से लेकर के सॉइल इन्वेस्टिगेशन तक की बात है, साइट इन्वेस्टिगेशन है, या फाउंडेशन डिज़ाइन है, या स्लोप स्टेबिलिटी है, या ग्राउंड इम्प्रूवमेंट मेथड है। ये सारे मेथड्स हैं जो कि एक जियो टेक्निकल, एक सिविल इंजीनियर जो है अच्छे तरीके से करता है। देखिए अब आप समझिए, जिस तरह से बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, जिस तरह से सुविधाएं हैं, अब ज़मीन तो नहीं बढ़ रही ना, ज़मीन तो आबादी बढ़ती जा रही, ज़मीन नहीं बढ़ रही है। तो एक क्या होता है कि जैसे आप लोग प्रेफर करते हैं कि वो शहर है, एक वेल इस्टेब्लिश शहर है, शहर का एक हिस्सा है जो वेल इस्टेब्लिश है। अगर वो अपनी ज़मीन लेकर के रहना चाहेंगे तो शहर के बाहर जाएंगे, वो शहर के बाहर जहाँ हॉस्पिटल शायद इतने अच्छे तरीके से ना उनको अवेलेबल है, स्कूल अवेलेबल ना हो, फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, बजाय उसके उस शहर के उस मेन इलाके में किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने को पसंद करेंगे। ठीक है, वो 50-20 मंजिला 40 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, उसमें वो रह लेंगे। ये है कि वो शहर के बीच में है या शहर के सबसे नज़दीक हैं जहाँ सारी तरह की सुविधाएं हैं। बजाय अपना घर लेकर के शहर के बाहर रहना, लोग प्रेफर करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहना। और ये कल्चर है, इंटरनेशनल भी कल्चर है और हर जगह कल्चर होना है। तो जब आप ये हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे तो भारत जो कि एक सिज्मिक एक्टिव एरिया है, जगह है, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग आने वाले समय में सोल्यूशन तो बनेंगे, लेकिन अकोमोडेशन के सोल्यूशन कितना रिस्की होगा इसको कौन बताएगा। तो भाई आप जब हाई राइज बिल्डिंग बनाओगे तो जिस सॉइल में आप बना रहे हो उस सॉइल को कौन एनालिसिस करेगा। ऐसा नहीं कहीं भी ज़मीन खोद के हमने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, इतना आसान भी नहीं होता है। सॉइल स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वही लिखा है, आपको फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन करनी है उसकी, आपको उस जगह है कि जो स्लोप स्टेबिलिटी है, उस जगह की जो टोपोग्राफिकल एनालिसिस लोग करते हैं ज़मीन वगैरह की, उसके साथ जो करना है वो है। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट मेथड अगर नहीं कर सकते, अगर वो नहीं है आपके माकूल और आपको बिल्डिंग बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए प्रोसेसेस हैं। तो आपकी जो बियरिंग कैपेसिटी है अर्थ की, उस जगह की, उसको देखना है, उसको डिज़ाइन के डीप फाउंडेशन किस तरह से करना है वो देखना है, उसकी लैटरल स्टेबिलिटी कैसे हम इंश्योर कर पाएँ ये देखना है। तो सिज्मिकली एक्टिव रीजन में होने के नाते हम इंडिया में हमारे पास चैलेंजेस हैं, उसमें भी नॉर्थ रीजन है और अलग अलग जोन है इंडिया में भी सिस्मिक। तो उसी हिसाब से हमारे सामने चैलेंज आते हैं और हमें उनके सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे। सो स्टेबल और ड्यूरेबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सॉइल के हिसाब से होता है। सिर्फ बिल्डिंगों के लिए सॉइल का इशू नहीं है, आप सड़कें बना रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर कहीं डेवलप कर रहे हो तो वहाँ की सॉइल के हिसाब से आपको डेवलप करना होगा। बलुई मिट्टी है, धंसने वाली मिट्टी है कि जमाऊ मिट्टी है, किस तरह के स्ट्रक्चर है और किस तरह के वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का लोड कितना हो, किस तरह से उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि आज का जो सिविल इंजीनियर है वो एक पारंपरिक सिविल इंजीनियर से ज़्यादा एक और मॉडर्न सिविल इंजीनियर है, जिसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखनी है। इसमें मॉडलिंग भी है, कंप्यूटेशन स्टडी भी करनी है, उसको पाइथन, उसको स्काला या उसको और जो लैंग्वेजेस हैं जो उसके लिए रिलेवेंट है वो सीखने हैं, उसको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर सीखने हैं, उसको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीखने हैं जो कि उसके फील्ड के साथ उसको सपोर्ट करें। तो ऐसा नहीं कि इट्स डेड, नो,
मतलब आई वुड नॉट से, कोई भी जो जानकार व्यक्ति वो नहीं कहेगा डेड है। ये फील्ड और डिमांडिंग हो रही है और ये फील्ड और ज़्यादा एक्सपर्ट्स को मांग रही है। और बीइंग अ कोर स्टूडेंट आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट हो, आप कोर इंजीनियरिंग के लोग हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। आप हो सकता है कि आपकी पहली तनख्वाह 5 लाख रुपए महीने पे ना लगे, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड द थ्रिल ऑफ दिस योर जॉब। यू आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड एनालिसिस कर रहे हो, फील्ड की एनालिसिस कर रहे हो, अलग अलग तरह की आपके सामने चैलेंज है कि हमें इस ज़मीन की ग्रीनरी को भी बनाए रखना है और यहाँ एक रिहायशी इलाका बनाना है, लोगों के लिए घर बनाने हैं, लोगों की छत बनानी है, लेकिन उर्वरा शक्ति के साथ अन्याय भी नहीं करना है, हमें हरियाली के साथ अन्याय भी नहीं करना है, हमें सस्टेनेबिलिटी भी देनी है उन लोगों को। अगर ये चीज़ें आपको कहीं किसी लेवल पे जॉब सेटिस्फैक्शन देती हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ठीक है। 90,000 रुपये महीने शुरुआत की, 80,000 रुपये से महीने शुरुआत की, ठीक है। सब नहीं होते, ये समझे रहो हमेशा। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ महीने के 5 लाख रुपये तनख्वाह ही कमाना था, तब तो मैं कहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। बट यहाँ पर भी और भी बहुत अच्छे से आपके पास जॉब सेटिस्फैक्शन है। आप ये समझिए कि अगर मैं गेट की बात करूं, आप लोगों ने गेट परीक्षा का नाम सुना होगा, मास्टर्स गेट के थ्रू आप PSUs में जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट से बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे आपके पास गेट है, अगर एक गेट का एग्ज़ाम में बात करूं तो गेट के एग्ज़ाम में आप ये समझिए मोटे मोटे तौर पर 40% जो स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कम स्टूडेंट होते, 10 लाख के करीब तो मेरे ख्याल से होते हैं, 8-10 लाख चलता रहता है, 11 लाख शायद 2020 में तो या 18 ऐसे कोई समय था, 11 लाख 11.5 लाख बच्चे उसमें अपीयर हुए थे गेट के एग्ज़ामिनेशन में। और पिछले साल का डाटा शायद ऐसे ही था, 8-9-10 लाख का था। तो अगर मैं बहुत प्रिसाइज ना होकर बात करूं तो 40% स्टूडेंट, मतलब अगर मैं 10 लाख कह दूं, 10 लाख बच्चे अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसमें करीब 3.5 प्लस तो हो जाता होगा, ये तो डेफिनेटली है। 3.5 के लगभग जो बच्चे होते हैं वो या तो मैकेनिकल के होते हैं या सिविल के होते हैं, तो आप समझ लो। उसके बाद अगला जो चंक आता है वो CS का होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल, ये सब के होते हैं। तो जितनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल के बच्चे बीटेक कर रहे हैं, उतनी बड़ी मात्रा में जितनी बड़ी मात्रा में CS के बच्चे बीटेक कर रहे हैं, उतनी बड़ी मात्रा में CS के बच्चे गेट में नहीं अपीयर हो रहे हैं। जितनी कम मात्रा में सिविल और मैकेनिकल के ब्रांचेस आज के कॉलेज में चल रहे हैं, उसकी तुलना में बड़ी मात्रा में बच्चे गेट की तरफ अपीयर हो रहे हैं। कोर ब्रांच होने के नाते आज के डेट में समझिए आपकी पढ़ाई बीटेक पे नहीं रुकती है। बीटेक इज़ एन इनकम्प्लीट थिंग। If you are BTech, then you have to do MTech. You have to be expert. You have to be an expert. आप खुद ही सोचो कितने डॉक्टर आज की डेट में जिनके यहाँ आप इलाज कराते हो, सरकारी प्राइवेट चाहे जो भी को, वो MBBS होते हैं। अगर कोई डॉक्टर सिर्फ MBBS है, भले वो MBBS है आपका एम्स से ही MBBS हो, फिर भी आप उसके पास इलाज के लिए हिचकोगे जब तक वो MD, MS, DS ये सब ना हो, है ना। आज की डेट में ऐसा लगता है डॉक्टर के लिए MD डिग्री एक मस्ट हो गई है। आप खुद ही नहीं जाओगे वहाँ पर, जितने बड़े बड़े डॉक्टर देखो सब कोई MD, MS ये सब मास्टर्स, दे ऑल आर मास्टर्स। एक ज़माना था जब MBBS वॉज इनफ, MBBS करके डॉक्टर अपनी ज़िंदगी बिता देते थे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, चाहे प्राइवेट डॉक्टर जो प्रैक्टिस करें उनको देखो, दे मोस्ट ऑफ देम आर MD। तो इस तरह से बीटेक के साथ भी कोर के अगर बच्चे हो आप, तो आपको मास्टर्स करना है, उसके लिए आपको गेट को क्लियर करना है और उसकी शुरुआत आपको अपने सेकंड सेमेस्टर से कर देनी। इवन फर्स्ट सेमेस्टर में कहूँगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, बट सेकंड सेमेस्टर से आपके चूँकि थर्ड सेमेस्टर से चूँकि आपके कोर के सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो आपको अपने थर्ड सेमेस्टर से अपने गेट के लक्ष्य की तैयारी शुरू कर देनी है, उसकी तरफ आपको दौड़ शुरू हो जानी चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आपके पास सॉइल वगैरह की गुड अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप जियोटेक एनालिसिस मेथड के एक्सपर्ट हो रहे हो, एबिलिटी है इनोवेट करने की और यूनिक चैलेंजेस को स्वीकार करके उनके सोल्यूशन को ढूंढने की अगर आपके अंदर भूख है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। दिस सिविल इंजीनियरिंग इज़ फॉर यू। ओके, सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। कभी तनाव में मत आइए सिर्फ इसलिए कि अरे भाई इसमें कैरियर में अपार संभावनाएं हैं। ये तो आज की बात है।
आज अगर आज आप फर्स्ट ईयर में हो और आज से 4 साल बाद और उसके बाद 2 साल का एमटेक कह लो, उसके बाद आप जब बाहर निकलोगे देन तब तक दुनिया में और बहुत कुछ हो चुका होगा और बहुत कुछ होगा आपके लिए चैलेंज के रूप में, जो आपका इंतज़ार कर रहा होगा कि आप आओ उसका सोल्यूशन निकालो। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड एंड बी हैप्पी, खूब खुश रहो और जो बेस्ट अपने आप कर सकते हो, जितनी बेस्ट मेहनत कर सकते हो वो करो, उससे कभी जी मत चुराओ। कुछ भी करो, घूमो फिरो इधर उधर जो भी करो, बट जस्ट बी फोकस कि यू हैव टू, मतलब अपना बेस्ट देना है आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में और आगे की बात फिर हम आपके साथ करेंगे। चलिए फिर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।